आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। जो फ्री क्लासेस हैं यूपीएससी की, उनकी क्लासेस की शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स लगातार ये कहते थे कि क्लासेस कब शुरू होंगी और उन्हें फ्री में यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हम आज से आपके लिए 2 नवंबर 2022 से आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपीएससी की फ्री क्लासेस। ये ओवरऑल जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ, और आपको किस तरह से क्लास के नोट्स मिलेंगे, सब कुछ किस तरह से आपको प्रिंटिंग मटेरियल मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और क्लासेस आज से ही शुरू करेंगे। शेड्यूल क्या होगा क्लासेस का, ये सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो क्लासेस होंगी, ये क्लास जो शुरू हो रही है वो पॉलिटी की आपकी शुरू होने जा रही है। पॉलिटी को आज हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे। कहाँ से समझेंगे? बिल्कुल जीरो से समझेंगे और हम इसे शिखर तक ले जाएंगे। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं वो बाइलिंगुअल होंगी, यानी कि दोनों भाषाओं में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेकर यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और पेन और कॉपी लेकर आप इस क्लास को देखें और ये ज़रूर करें, इंश्योर करें कि आप अपने भी नोट्स देखकर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा वो तो है ही, इसी के साथ साथ आप ऐसा ना करें कि इसे सुनने बैठ जाएं, इसी के साथ आप नोट डाउन भी करते चलें। नोट डाउन से क्या होता है कि जो आप के नोट्स जब आपके पास होते हैं तो वो रिवाइज करने में आसानी आपको होती है, और लगातार जब आप रिवाइज करोगे तो अंततः वो आपके माइंड में एक जगह आके बैठ जाएगा और वो एग्जाम में रिकॉल करने में और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। और जो लोग भी आज पॉलिटी को नहीं जानते होंगे, पॉलिटी से जिसे भी डर लगता है, वो बात कर अपने हाथ तैयार हो कर लें, क्योंकि आज आपको पॉलिटी से प्यार हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अगर आपको पॉलिटी टफ सब्जेक्ट लगता है तो आज आपको पॉलिटी से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर रहा। अभी क्लासेस मैं क्लास शुरू करता हूं, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्लासेस कैसी लगी आपको। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलूंगा। एम लक्ष्मीकांत, बहुत से लोग कहते हैं रेफरेंस बुक कौन सी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो क्लास में कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसे आपको पढ़ना आप पे जरूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत कहाँ से हम करेंगे? शुरुआत करेंगे संविधान से। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हम शुरुआत करेंगे। तो संविधान, देखिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। संविधान जो हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी ओवर हैंड राइटिंग होती है, तो प्लीज़ आप इसे बुरा ना माने। ठीक है, तो संविधान सबसे पहले ये है कि किसी चीज़ की शुरुआत किससे होती है? संविधान से होती है। जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब भी हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपनी क्या है, किससे राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे? हम संविधान से करेंगे। अब प्रश्न चिन्ह ये हो जाता है कि लगातार आप कहते हो संविधान संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत इजी वर्ड होता है, हर कोई कह देता है संविधान। लेकिन आखिरकार आपने कभी सोचा है, आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये संविधान है क्या? क्या वाकई में ये संविधान को आपने जानने की कोशिश की है? तो बड़ा प्रश्न ये है कि आपको जानने की कि संविधान जो है वो क्या है। जब भी अगर आपसे कहीं क्वेश्चन लिखने को आया, आपके मेंस आंसर लिख रहे हो संविधान से रिलेटेड है, तो आप अगर 1 लाइन से 2 लाइन में आपको संविधान को डिस्कस करने को आया, डिफाइन करने को आया, तो आप क्या लिखेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? तो सबसे पहले आपका क्या, जो आपका इसको डिफाइन करने की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? देखिए, संविधान जो है वो संविधान देश की सर्वोच्च क्या है? विधि है। क्या है? संविधान देश की सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च विधि है। ठीक है, संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, उसके बाद और शब्दों में हम संविधान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? संविधान देश की सर्वोच्च विधि, यानी कि ये सबसे ऊपर वाला कानून है, हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे उच्च दर्जे का कानून है संविधान के अंदर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, संविधान में क्या है? दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि संविधान में सरकार के विभिन्न अंग, संविधान में
एक मिनट मैं इसे इरेज करता हूं। संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं सरकार के? देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या है? ये तीनों सरकार के विभिन्न अंग हैं। तो क्या है, संविधान में जो है वो सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख होता है। यानी कि उल्लेख होता है, जो संविधान है उसमें सरकार के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनका डिस्कशन संविधान में क्या है, दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, ये 2 पॉइंट्स आपने क्या कर लिया, यहां पे जान लिया कि आखिरकार संविधान है क्या। ठीक है, और अगर और शब्दों में हम संविधान को जानने की कोशिश करें तो क्या है? ठीक है, संविधान, और आप लिखेंगे संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों पर प्रतिबंध भी आरोपित होते हैं। देखिए क्या है, संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों पर प्रतिबंध भी आरोपित होते हैं। इसका क्या मतलब है? आरोपित होते हैं। देखिए, संविधान में क्या है, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों पर, यानी कि जो विभिन्न अंग कौन कौन से हैं सरकार के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन पर भी क्या है, सरकार के ये जो विभिन्न अंग हैं इनकी शक्तियों पर भी प्रतिबंध है। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कुछ भी कर सकती है। संविधान के अंतर्गत इनकी शक्तियों पर भी क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा नहीं कि ये मनमाने तरीके से कुछ भी कर सकती हैं। तो संविधान, यही वजह है कि संविधान को देश की सर्वोच्च क्या कहा गया है, विधि कहा गया है। ठीक है, तो आपको अगर यहां पे बताने को आए संविधान है क्या, देखिए ये बेसिक है, और मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है कि आप जब भी शुरुआत करो किसी सब्जेक्ट की तो आप बहुत बेसिक से, अभी ये बहुत बेसिक मैं आपको ले चलता हूं, और बेसिक से आप किस तरह से टॉप पे पहुंचेंगे इस सब्जेक्ट के, ये यहां से आप शून्य से आप ये शिखर तक कैसे पहुंचेंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। इतने हंसते खेलते आप इस सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या यहां पे पाया, संविधान के कुछ पॉइंट्स को हमने यहां पे क्या किया, जाना। ठीक है, और अन्य शब्दों में अगर हम संविधान को यहां पे क्या किया जाए, डिफाइन करने को कहा जाए तो ये भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं है। आप कह सकते हैं जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो केवल क्या है, केवल संचालन, यानी कि ऐसा नहीं है कि देश कैसे चलेगा सिर्फ इसी पर हमारा भारतीय संविधान नहीं टिका हुआ है, बल्कि क्या, किस पर भी टिका हुआ है, भारत में जो संविधान है उनमें क्या दिया गया है, अपने आदर्श भी दिए गए हैं। उनमें हमारे लक्ष्य क्या क्या होने चाहिए, लक्ष्यों को भी यहां पे बताया गया है। हमारे जो उद्देश्य हैं, ठीक है, आदर्श, आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, इन सब का डिस्कशन, उल्लेख किस पर किया गया है, संविधान में किया गया है। और इसको क्या करते हैं, हमारे जो आदर्श हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, इन्हें सरकार को प्राप्त करना चाहिए। जो आदर्श हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, इन्हें सरकार को क्या करना चाहिए, इन्हें सरकार को प्राप्त करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हो कि संविधान क्या है और किस तरह से ये हमें शक्तियां प्रदान करता है। सरकार के विभिन्न अंगों को शक्तियां भी प्रदान करता है और क्या करता है, उन पर प्रतिबंध भी आरोपित करता है। अब देखिए, संविधान को हमने जान लिया। एक पॉइंट और आता है, आज हम बेसिक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, बेसिक टर्म को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र। एक जो शब्द है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी, आप लगातार ये शब्द यूज करते हो अपने डेली लाइफ में कि लोकतंत्र। तो आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये लोकतंत्र क्या है, ये डेमोक्रेसी क्या है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो देखिए, अगर आपसे कोई कहने को आए, कोई क्वेश्चन में आप देखिए,
आप जब भी मेंस के आंसर राइटिंग करते हो तो कोई भी क्वेश्चन जब करता है तो उसमें आपने क्या कर निकालते हो, आपने क्या निकालते हो, उसमें कीवर्ड्स निकालते हो। क्या निकालते हो? उसका कीवर्ड्स निकालते हो। तो जब भी आप लोकतंत्र अगर डिफाइन करने को आया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें लोकतंत्र से प्रश्न पूछा गया और मान लीजिए उसमें जरूरत पड़ी कि लोकतंत्र को डिफाइन करने की, तो आप लोकतंत्र के बारे में क्या लिखोगे? क्या आपने कभी जाना है? तो अब ये तो सभी जानते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए इस तरह के जो डिफिनीशन है वो सभी जानते हैं। लेकिन आम भाषा में जब हम लोकतंत्र को बहुत निचले स्तर पर यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लोक का मतलब क्या है। ये लोकतंत्र को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो लोक, दूसरा क्या है? तंत्र। ठीक है, लोक और तंत्र। अब लोक में कौन कौन से आते हैं? लोक मतलब आम जनता। कौन है? लोक मतलब आम जनता। ठीक है, अब इसका यह मतलब होता है जहां जनता की इच्छा का शासन होगा, जहां पर जनता की इच्छा का शासन होगा, जहां पे क्या होगा? जहां पे जनता की इच्छा का शासन हो, उसे हम क्या कहेंगे? लोक। वही है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व हो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का जो है समान महत्व, समान क्या हो? महत्व हो। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो हर व्यक्ति के को महत्वता मिले। ऐसा नहीं है कि भैया कोई ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है, अगर अंबानी है और कोई यहाँ पे नॉर्मल हमारा देश का आम नागरिक है। ऐसा नहीं है कि अंबानी को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, संविधान उन्हें ज़्यादा संरक्षण देगा और आम व्यक्ति को नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे वो अंबानी हो गए, चाहे देश का आम नागरिक हो गया, दोनों को महत्वता दोनों की क्या है? समान है। यानी कि दोनों की गरिमा का समान महत्व रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए एक होगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या समझते हैं? लोक से प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व हो। ये बहुत ही बेसिक चीज है डेमोक्रेसी को लेकर, जो अब आप ये चीजें जब आप वर्ड्स को तोड़ते हो तो आप पाते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं लोक के लिए? जहां जनता की सहमति और निर्वाचित परिणाम स्वरूप शासन होता है, यानी कि निर्वाचन के परिणाम स्वरूप जब शासन होता है, हम कह सकते हैं कि जहां जनता की सहमति, यहां जनता की सहमति और निर्वाचन परिणाम स्वरूप, यानी कि निर्वाचन के बाद शासन हो। यानी कि चुनाव होता है, हम वोट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो पार्टी जीतती है, जो व्यक्ति सत्ता में आना सत्ता में आता है, वही शासन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? वही शासन करेगा। तो जहां जनता की सहमति से क्या होगा? निर्वाचन होगा, चुनाव होंगे, और चुनाव के परिणाम स्वरूप जब जनता चुनेगी वही शासन करेगा। वही क्या होता है? यहां पे आप कह सकते हैं वही लोक होता है। क्या होता है? आम जनता। ठीक है, अब देखिए इसको आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, बहुत बेसिक टर्म यूज कर रहे हैं और किस तरह से जीरो से लेकर आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा अरे ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। यही बेसिक चीजें जब हम डिटेल में जाएंगे तो लोकतंत्र और कितने अंग हैं सरकार के, ये बेसिक चीजें जो है वो वहां पे काम आएंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहां पे लोक को देख लिया। अब क्या है? ये तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? तंत्र मतलब क्या होता है? कभी आपने जाना है? तंत्र मतलब सरकार। क्या होती है? तंत्र मतलब सरकार। अब सरकार में कौन कौन से आते हैं? अभी मैंने पहले ही बताया सरकार में कौन कौन से आते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दो आपने। सरकार में क्या आती है? विधायिका। ठीक है, और कौन आता है? कार्यपालिका। और कौन आता है? तीसरा, न्यायपालिका। यानी कहने का अर्थ यह है आम जनता और सरकार के अंतर्गत क्या? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन दोनों का समन्वय, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? लोकतंत्र स्थापित करते हैं। ये दोनों मिलकर
यानी कि लोक और तंत्र, आम जनता और सरकार मिलकर क्या करती है, हमारी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का निर्माण करती है। तो आसानी शब्दों में हम इसे कहेंगे लोकतंत्र हमारे दोनों विषयों का क्या करता है, इनका समन्वय है, यानी कि आम जनता का भी और हमारे जो तंत्र हैं और ये सरकार, ये दोनों मिलकर हमारे लोकतंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, लोकतंत्र को आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इरेज करते हैं इस पॉइंट को। अब देखिए, बहुत बेसिक पॉइंट्स मैं लगातार कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे है, क्या आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो इस क्लास को मैं ही खुद ही मेरे द्वारा यहाँ पे से और कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लोकतंत्र हमने देख लिया, हमने देख लिया कि जो संविधान है वो क्या होता है। अब एक अगला टर्म आता है सरकार। क्या है भैया, सरकार कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सरकार क्या होती है। रोज हम कहते हैं सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार किसकी बनेगी, रोज डेली लाइफ में हम इन सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आखिरकार आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिरकार सरकार है क्या, किसे कहते हैं सरकार। ठीक है, तो अगर सरकार को डिफाइन करने को आया, कभी सरकार को आप डिफाइन करते हैं तो क्या कहेंगे, किस शब्दों में आप सरकार को डिफाइन करेंगे, उसको आप प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला सरकार के बारे में, ये क्या है, राज्य का मूर्त, यानी कि दिखने वाली संस्था। जो सरकार है वो क्या है, राज्य मूर्त, यानी कि दिखने वाली क्या है, आपकी संस्था है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में या फिर व्यावहारिक रूप जो सरकार है, सरकार क्या है, हम व्यावहारिक रूप में सरकार को देखते हैं कि सरकार ने ये काम किया, वो काम किया, तो ये राज्य मूर्त, दिखने वाली ऐसी संस्था है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम सरकार को कहेंगे तो सरकार के द्वारा एक भूभाग विशेष पर दंड के सर्वोच्च प्रयोग का आधार है, यानी कि सरकार के पास वो शक्तियां हैं, सरकार के पास क्या है, सरकार के पास वो क्या है, शक्तियां हैं। ठीक है, जिस पर सरकार क्या किसी भूभाग, किसी एरिया पर क्या कर सकती है, भूभाग पर क्या लगा सकती है, दंड लगा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिक पॉइंट्स है सरकार के। ठीक है, अब अगर बात आती है कि सरकार है क्या और खुलकर बात आती है, तो हमने अभी एक चीज डिस्कस किया है सरकार के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो आप पहले लिख दे कि आखिरकार हमने डिस्कस क्या किया है, क्या किया डिस्कस। सरकार के क्या है, यहां पे हमने 3 अंग, सरकार के क्या है, 3 अंग। कौन कौन से हैं सरकार के 3 अंग, हमने क्या डिस्कस किया। एक तो हमने डिस्कस किया कि विधायिका, और दूसरा क्या डिस्कस किया, कार्यपालिका, तीसरा क्या डिस्कस किया हमने, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। तो आखिरकार ये विधायिका क्या होती है। अब हमने जान लिया कि सरकार के ये 3 अंग हैं, ये, लेकिन आखिरकार विधायिका होती क्या है। कभी आप जानने की कोशिश की है, विधायिका ने ये कर दिया, विधायिका ने वो किया, तो आपने कभी जानने की ये जो वर्ड है विधायिका वो है क्या। देखिए, विधायिका 2 स्तरों पर विभाजित है। ठीक है, केंद्र के स्तर पर अगर हम बात करें, ये केंद्र, तो विधायिका 2 स्तरों पर विभाजित है। एक तो लोकसभा, सुना है ना, लोकसभा, और दूसरा क्या है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, और आपकी राज्यसभा जो है उसे हम उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन कहते हैं। तो विधायिका के अंतर्गत क्या आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहां लोकसभा जो सीधा हम लोकसभा का चुनाव होता है, जिनमें सीधा हम क्या करते हैं, जनता वोट करती है, और राज्यसभा के चुनाव में जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं वो लोग वोट करते हैं। ठीक है, उच्च सदन वो आगे डिस्कस किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा का गठन किस तरह से होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब विधायिका राज्य स्तर पर बात करें, किस पर, राज्य पर, राज्य स्तर पर विधायिका के कौन कौन से होते हैं। विधायिका में क्या है, एक तो विधानसभा होती है, यानी राज्यों में ये यही विधानसभा, लोकसभा क्या नाम बदल जाता है, विधानसभा कहलाती है। और जो राज्यसभा है वो आपकी क्या कहलाती है, विधान परिषद।
क्या कहलाती है, यहां मैं लिख देता हूं, विधान परिषद। ठीक है, तो विधायिका क्या है, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, निम्न सदन जिसे कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। तो विधायिका को आपने जान लिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, नोट डाउन करते चलें। मैं आपसे निवेदन है आपसे कि इसे नोट डाउन करते चलें, ठीक है, ताकि आपको भविष्य में आप जब इसका रिवाइज करें तो आपसे आसानी से इसे रिकॉल कर पाएं, ठीक है। क्या कर पाएं, रिकॉल कर पाएं। अब जब विधायिका की बात आती है तो विधायिका आखिरकार है क्या, और जब इनके कार्यों की बात आती है तो इसके कार्य क्या है विधायिका के, आप जानते हैं क्या होता है, बिल पास होता है, किस तरह से विधि बनता है, कानून। तो ये सबसे पहले ये कानून का निर्माण करती है, क्या करती है, कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है, ठीक है। संविधान का संशोधन भी कर सकती है, संविधान का संशोधन कर सकती है। ऐसे बहुत से कार्य क्या हैं, विधायिका के हैं, ठीक है। ये कार्य हो गए, चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम कार्यपालिका पे आते हैं। आखिरकार कार्यपालिका है क्या, तो कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। आप नोट डाउन करते चलें, और आप इसे बहुत ही आसानी से भाषा में मैं इसे यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसे समझ सके, ठीक है। तो दो प्रकार की, सबसे पहले में हम देखते हैं क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका। क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका। और दूसरा क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, ओवर हैंड राइटिंग आप समझ जाएंगे, मैं बोल रहा हूं इसलिए हर वर्ड को मैं बोलते चल रहा हूं, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका में कौन से लोग आते हैं, सिविल सेवक। कौन से लोग आते हैं, सिविल सेवक। देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्थायी यानी कि जो बने रहते हैं कार्यपालिका में, ऐसे लोग जो बने रहते हैं, यानी कि सिविल सेवक जो हैं वो कब तक बने रहते हैं, जब तक उनकी सेवा होती है, 60 सालों तक क्या होते हैं, ये सेवा सरकार में बने रहते हैं, यानी कि सरकार को अपनी सेवा देते हैं। तो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इस तरह के जो सेवक हैं, सिविल सेवक हैं, वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। नौकरी वाले स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका आप देखिए दूसरा कौन है, कौन से लोग आते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के दो अंग हैं, दो लोग पार्ट में हैं। एक तो संघ के स्तर पर, इसे दो पार्ट नहीं कह सकते हम ये कहेंगे कि अस्थायी कार्यपालिका जो है वो संघ के स्तर पर जब हम बात करते हैं, यानी कि केंद्र के स्तर पर, तो क्या होती है, एक तो राष्ट्रपति, क्या होता है, राष्ट्रपति, और दूसरा क्या होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या आ जाएगा, वही मंत्रिपरिषद, यानी कि प्रधानमंत्री जब भी हम प्रधानमंत्री यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, तो उसमें पूरा मंत्री मंडल आ जाता है, यानी कि इनके मंत्री भी इसी में आ जाते हैं। खुद ही प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल खुद समाहित होता है, ठीक है, उनमें खुद लिए चलता है, प्रधानमंत्री खुद एक मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, ठीक है। तो संघ के स्तर पर राष्ट्रपति और जो आपके दूसरा है प्रधानमंत्री होता है। अब अस्थायी क्यों कहा गया है, भैया निर्वाचन होता है ना इनका, 5 सालों बाद राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का भी निर्वाचन होता है, यानी कि यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। समय समय पर जनता इन्हें बदलती रहती है, यही वजह इन्हें अस्थायी कहा गया है, ठीक है। और राज्यों में जब, ये तो हम संघ की बात की, जब राज्यों में कौन होता है, राष्ट्रपति की जगह यहां पे क्या होगा, आपका राज्यपाल आते हैं, और प्रधानमंत्री की जगह यहां राज्यों में क्या होगा, यहां पे मुख्यमंत्री आते हैं, और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। तो ये कार्यपालिका है, ठीक है। कार्य क्या है, कार्यपालिका है, ठीक है। अब आशा करता हूं कार्यपालिका को भी आप समझ गए होंगे और इसे नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए कार्यपालिका को मैं थोड़ा इरेज करता हूं, और हम यहाँ पे न्यायपालिका पे थोड़े से शॉर्ट में हम यहाँ पे बताएंगे आपको, क्योंकि न्यायपालिका तो आप सभी जानते हैं न्यायालय है, ठीक है। अब लेकिन सबसे पहले न्यायपालिका शुरू करने से पहले मैं हम आपको इसके जो वर्क कार्य हैं कार्यपालिका के, आखिरकार इनके काम क्या हैं, कार्य क्या क्या हैं कार्यपालिका के, तो इनका कार्य है नीति का निर्माण करना। क्या कार्य है इनका, नीति का निर्माण करना, है ना, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग। ये आईएएस आईपीएस आप जानते हैं ना केंद्र में होते हैं,
तो इनके कार्यपालिका स्थायी और अस्थायी दोनों मिलकर क्या करवाती है, नीतियां बनाती हैं, नीति का निर्माण करते हैं। तो इनके कार्य क्या है, नीति का निर्माण करना, ठीक है। और विधियों को क्रियान्वित करना, यानी कि जो विधि जो कानून बने हैं उनका क्रियान्वयन, ठीक है, उनका क्या करना, क्रियान्वित कभी करते हैं, ठीक है। ये क्या करवाते हैं, इनका क्रियान्वित भी कराते हैं। तो विधायिका द्वारा ये जो निर्मित विधियां होती हैं, कानून जो विधायिका कानून बनाती है, उनका क्रियान्वयन भी ये कार्यपालिका करवाते हैं, ठीक है, कार्यपालिका के सदस्य करवाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हो गए कार्यपालिका के, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं और न्यायपालिका पे आते हैं कि आखिरकार न्यायपालिका है क्या, ठीक है, न्यायपालिका है क्या। तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ, न्यायपालिका को थोड़ा सा ब्रीफ में आते हैं, न्यायपालिका है क्या, ठीक है। ये 3 अंग हैं, आप समझिए इसे क्या है, 3 अंग। तो तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, न्यायपालिका, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं न्यायपालिका कितने 3 पार्ट में ये भी विभाजित है, कितने पार्ट में, 3। पहला उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है जनपद न्यायालय, यानी कि आपके जो जिले में होता है, जनपद न्यायालय जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, डीसी, ठीक है। तो ये न्यायपालिका के भी 3 अंग हैं। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च होता है, यानी कि आपको यहाँ से न्याय नहीं मिल पाता तो आप यहाँ से अपील करते हो, यहाँ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो अंततः यहाँ अपील करते हैं, जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सबसे ऊपर। यहाँ पे जो वर्डिक्ट आपको मिलता है वो अंततः होता है और इसको क्रॉस कोई नहीं कर सकता, बशर्ते कुछ मामलों में राष्ट्रपति को छोड़कर, ठीक है। तो अब देखिए उच्चतम न्यायालय पे हम बात करते हैं। आखिरकार उच्चतम न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, क्या कैसे हैं, वो हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए न्यायपालिका में क्या है, उच्चतम न्यायालय। चलिए उच्चतम न्यायालय, अब क्या है, उच्चतम न्यायालय, हैंड राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। अब इसका काम क्या है, आखिर कोई कहे कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, तो सबसे पहले आपकी जुबान पे होना चाहिए, इसका कार्य विवादों का समाधान करना है। क्या है, विवादों का समाधान करना, मैं टू द पॉइंट, समाधान करना। आपको बहुत शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं क्योंकि आपके नोट बहुत ही शॉर्ट में होने चाहिए, क्योंकि आपके आंसर भी, आप यूपीएससी के मेंस का आंसर लिखते हो बहुत शॉर्ट में होता है, तो इसी वजह से मैं इसे बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या है, विवादों का क्या करता है, ये क्या करता है, विवादों का समाधान करता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, विवादों का समाधान करता है। इसी के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जो हैं उनकी रक्षा करता है, मूल अधिकार की रक्षा करता है। क्या करता है, आपकी मूल अधिकार की रक्षा करता है। अब मूल अधिकार क्या है, अभी हम इसको जब खत्म कर लेंगे तो पढ़ेंगे मूल अधिकार क्या है, उसी से बेसिक शुरुआत होगी, ठीक है, पॉलिटी की। तो मूल अधिकार की क्या करता है, हमारे उच्चतम न्यायालय रक्षा करता है। और मूल अधिकार अगर आपका हनन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा उच्चतम न्यायालय जाते हैं। आपके पास अधिकार होता है आर्टिकल 32 के तहत, अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधा इस आर्टिकल के तहत दरवाजा किसका खटखटा सकते हो, उच्चतम न्यायालय दिल्ली का, ठीक है। तो ये मूल अधिकार की रक्षा करता है। और मुख्य बात एक और है उच्चतम न्यायालय की, मेन पॉइंट ये जो मैं बता रहा हूं, ये संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है, यानी कि संविधान में क्या है उसे बताता है, ठीक है, कि संविधान में ये चीजें हैं उससे विस्तृत रूप देता है उच्चतम न्यायालय। कभी कोई आप जजमेंट देना होता है संविधान उच्चतम न्यायालय को, जब भी कोई उसको न्याय करना होता है तो वो संविधान के हिसाब से, संविधान की व्याख्या के आधार पर ही न्याय स्थापित करता है। यानी कि संविधान, उच्चतम न्यायालय भी क्या है, संविधान से बंधा हुआ है, ठीक है। क्या है, मैंने पहले ही बताया, संविधान जो आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या है,
आपकी कार्यपालिका हो गई और विधायिका, न्यायपालिका, ये लोग संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से ये भी बंधे हुए हैं। यानी कि जो आपका न्यायपालिका है, न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय था, वो भी संविधान से बंधा हुआ है। ठीक है, संविधान सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उसी आधार पर न्याय देता है। तो ये उच्चतम न्यायालय हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ यही कुछ ऐसे ही कार्य भी उच्च न्यायालय के भी होते हैं और जनपद न्यायालय के भी होते हैं। ठीक है, मूल ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूं, मैं आशा करता हूं आप इसे लिख रहे होंगे। ठीक है, अब एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिए चलता हूं, एक वर्ड आपको बताता हूं कि जो बेसिक वर्ड है, जो बेसिक शब्द हैं, वो मैं आपके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये शब्द लगातार आपके पॉलिटी सब्जेक्ट में जब ब्रीफ में एंटर करूँगा, तो ये शब्द लगातार क्या करेंगे, आपके इर्द गिर्द ये वर्ड्स क्या होंगे, घूमते नजर आएंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि शुरुआत करने से पहले ये टर्म को आपको बेसिक डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जब ये वर्ड जो है आप समझ जाएंगे तो आसानी से इसका प्रयोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, लिखने में भी करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब एक शब्द है संवैधानिक। आखिरकार एक शब्द है, क्या है, संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। आखिरकार ये संवैधानिक क्या है, ये शब्द आएगा, ये सब शब्द आएंगे, संवैधानिक, संविधिक। अब ये है क्या, संवैधानिक है क्या, क्या आपको पता है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? तो जब भी ये आए तो आपके माइंड में तुरंत यहां पे क्या करना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि ये संविधान, इसका ये मतलब होता है कि संविधान के किसी भाग में शामिल हो, संविधान के किसी भाग में शामिल हो, क्या हो, शामिल हो। ऐसी चीज जो संविधान के किसी भाग में शामिल होती है वही कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती है, यानी संवैधानिक कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर ये बताने को आए तो हम ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में हो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चीज जो मूल संविधान में हो, यानी कि जब हमारा संविधान बना उसमें इसका जिक्र हो, मूल संविधान में हो, जो चीजें मूल संविधान में हो वो क्या कहलाती हैं। जब मूल संविधान, या मतलब हमारे जो संविधान जब बना, तो जो मूल संविधान में जो विषय हैं, जो टॉपिक हैं, वो संवैधानिक क्या कहलाते हैं, वो संवैधानिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संवैधानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो और या फिर संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हो, क्या है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हो। अब लोग कहेंगे कि संशोधन क्या है, जोड़ा गया हो। तो संशोधन मतलब होता है कि संविधान में कोई चीज जोड़ी या हटाई जाए। ठीक है, संविधान में जब भी कोई चीज जोड़ी या हटाई जाती है उसी को संशोधन कहते हैं, संविधान का संशोधन करना हुआ। ठीक है, तो जब भी कोई चीज संविधान में जोड़ी या हटाई जाएगी उसी को संशोधन कहते हैं। तो जब भी कोई चीज जोड़ा गया, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका संवैधानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, संवैधानिक। अब इसमें क्या होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए जोड़ने में, जैसे आपके क्या आते हैं, यूपीएससी जो आपका कमीशन है खुद का, जिसके आप तैयारी करो, सीएजी कैग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके संवैधानिक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, तो जब भी ये आए संवैधानिक, आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, तो ये चीजें आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो। अब एक इसे इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ आपके एक और टर्म की ओर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अभी आगे जब हम डिफाइन करेंगे, आगे स्टडी करेंगे और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये सारे एग्ज़ाम बहुत ही टर्म बहुत ही ईजी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब एक है संविधानेतर, एक टर्म आता है संविधानेतर, मैं इसे दूसरा ले लेता हूँ। संविधान, एक टर्म आता है संविधानेतर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो आखिरकार संविधानेतर क्या है? अब घंटी बजी फिर से। संवैधानिक तो हमने देख लिया, लेकिन संविधानेतर क्या है? तो
इसका ये मतलब होता है कि जो संविधान में शामिल ना हो, क्या है, जो संविधान में शामिल ना हो, यानी कि जो संविधान में शामिल ना हो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि जो संविधान में शामिल ना हो। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, विधायिका के द्वारा निर्मित हो, आपकी क्या, किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा जो निर्मित हो, यानी कि आप संविधान में ना हो बल्कि विधायिका ने जोड़ा हो, विधायिका के द्वारा निर्मित हो। जैसे आईटी एक्ट, क्या हो गया आपका, आईटी एक्ट 2000 का जो आईटी एक्ट है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, जो विधायिका द्वारा निर्मित होता है वो क्या कहलाता है। आप ये जो आईटी एक्ट है 2000, विषय हम क्या कहेंगे, जो ये जो आईटी एक्ट 2000 है वो विधायिका द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तो जो विधायिका द्वारा जो निर्मित होती हैं चीजें उन्हें हम समविधिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समविधिक, ठीक है, क्या कहते हैं, समविधिक, ठीक है। तो ये समविधिक कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया समविधिक, ये टर्म कौन सा है, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो विधायिका के द्वारा जो निर्मित होता है, जो कानून होता है, एक्ट होता है, वो निर्मित होता है, वो समविधिक कहलाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, जो अब आपको ये किस क्या है, ये सब आईटी एक्ट हो गया, संविधिक हो गया, ये सब क्या है, ये संविधान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब हम एक और चीजें देखते हैं कि जो कार्यपालिका के एक होता है, कार्यपालिका ने क्या किया है, यानी कि जो विधायिका है वो निर्माण करती है, लेकिन एक होता है कि कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होता है, कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होता है, आदेश से निर्मित होता है, ठीक है। पहला क्या है, विधायिका क्या करती है, निर्माण करती है, बनाती है, लेकिन दूसरा इसी में है जो कार्यपालिका के आदेश, कार्यपालिका ने आदेश दिया उससे निर्माण हुआ। जैसे नीति आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, ये क्या है, ये भी नीति आयोग भी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये आपके पूछ लेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, पीसीएस में पूछ सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान इतर है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये पूछ सकता है। तो दूसरा क्या है, हम कह सकते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, एनडीसी, ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, संविधानेतर होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको अंतर पता करने को हो तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप इसे आसानी से क्या कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं, अगले एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि आप यूपीएससी के एक एक जो पॉलिटी में टॉपिक हैं उससे आसानी से रूबरू हो जाएंगे। और पॉलिटी में जो आपके अगर पॉलिटी से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरा दावा है आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम में आपके पॉलिटी के कितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो 100% प्रश्न आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे यदि आप अच्छे से थॉरली जो लेसन मैं आपको टीच कर रहा हूं उसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला, आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, ठीक है। अब एक टर्म है संविधान और एक टर्म है राज्य व्यवस्था। अब देखिए राज्य व्यवस्था, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा, राज्य व्यवस्था हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, जीएस पेपर 2, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था नाम है ना इसका, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था। तो ये जो राज्य व्यवस्था वर्ड है वो है क्या, ठीक है। और दूसरी बात, आखिरकार ये जो संविधान है और संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है, इनमें क्या है, अंतर क्या है, इनमें और इनमें अंतर क्या है, ठीक है।
इनमें और इनमें अंतर क्या है, अब हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की बात आती है तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया क्या है, संविधान क्या है, सर्वोच्च विधि है। क्या है, यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। और अगर यही हम दूसरे शब्दों में और कहा जाए इसे तो क्या कहेंगे, संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो संविधान है उसमें हम कानून यानी कि विधि का अध्ययन करते हैं, विधि के बारे में जानकारी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो संविधान में ये संविधान को डिफाइन। अब वही राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान और राज्य व्यवस्था जब मैं अंतर की बात कर रहे हैं तो देखिए राज्य व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए संविधान का व्यवहारिक रूप ही क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि जब संविधान यानी कि कोई संविधान मतलब कोई कानून, संविधान जो है वो कानून का क्या है, सर्वोच्च दस्तावेज है। जो कानून है जब वो ग्राउंड पर यानी कि धरातल पर कर क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है, वो लागू होता है, तो वो राज्य व्यवस्था कहलाता है। क्या है, संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था है। बात समझ रहे हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर, ये दोनों ही क्या है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। संविधान का व्यवहारिक रूप ही क्या है, राज्य व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं इस बात को, संविधान का व्यवहारिक रूप ही क्या है, राज्य व्यवस्था है। तो कभी भी जब आप आपसे कोई पूछे संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है, तो आप ये बताने की स्थिति में होंगे कि संविधान जो है वो विधि, हमारा जो कानून है उसका सबसे सर्वोच्च दस्तावेज है। वहीं जब ये विधि जो है, जो संविधान है, जब वो व्यवहारिक रूप पे ग्राउंड पर लागू होता है तो वही राज्य व्यवस्था कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज क्या कर दें, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा हो और पढ़ाने का तरीका सही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, हम आपकी पूरी तैयारी, यूपीएससी की पूरी तैयारी आपको यहाँ पे फ्री में कराएंगे। और मेरा दावा है कि यदि आप हमें आज से फॉलो करेंगे तो आप उस स्थिति में होंगे कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा 28 मई को होनी तय है उसमें आप अपना परचम जरूर लहराएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक और टर्म को लेते हैं। ठीक है, एक और क्या लेते हैं, टर्म को लेते हैं, गवर्नमेंट। आपने सरकार तो मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक टर्म। अब हम रिलेट कर रहे हैं, जो टर्म है उसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सरकार, एक और क्या है, सरकार और गवर्नेंस यानी कि शासन। आपने कभी जाना है कि सरकार मतलब गवर्नमेंट और शासन मतलब गवर्नेंस। ठीक है, अब गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर क्या है, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जो है, सरकार और शासन में क्या अंतर है, कभी जानने की कोशिश की आपने? जब मोदी गवर्नमेंट जब सत्ता में 2014 में आई तो उन्होंने कहा कि हम मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और किस पे काम करेंगे, मैक्सिमम गवर्नेंस पे काम करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि हम कम सरकार में अधिक शासन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मंत्रिमंडल, अपने जो मंत्रिपरिषद उसकी संख्या बढ़ाने लगी तो अपोजिशन फिर विरोध करने लगा कि आप तो इस बात पे सहमत थे कि हम कम सरकार में अधिक शासन करेंगे, तो ये फिर आप मंत्री परिषद बढ़ाने की क्या वजह, आपने तो ये इस लोगों पे आप अपने सत्ता में आए थे। तो इस पर अब हम चलते हैं, विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार और शासन में अंतर क्या है। ठीक है, फिर मैं वही बात कर दूं, सरकार मतलब क्या होता है, आप इतनी बार बता चुका हूं, आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं। देखिए सरकार यानी कि विधायिका, कार्यपालिका,
कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका ये क्या है? ये क्या है? ये सरकार है, ठीक है। लेकिन जब भी शासन में बात होती है तो शासन में कौन कौन, सरकार में कौन कौन आते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन शासन की जब बात आती है तो शासन में कौन कौन होते हैं? शासन में होते हैं विधायिका, विधायिका भी शासन में होती है, कार्यपालिका भी शासन में होती है आपकी, और न्यायपालिका भी शासन में होती है। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो, जब ये तीनों चीजें होती हैं तो अंतर क्या है शासन और सरकार में? तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों तो होती ही होती हैं, इसके साथ साथ आपके नागरिक समाज, यानी कि नागरिक समाज, हम आप जिस लोग भी शासन में आते हैं, या फिर सामाजिक संगठन, क्या होते हैं? सामाजिक संगठन, यानी कि सरकार और शासन, यानी कि हम, आप और नागरिक समाज, ये जो मिलकर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ मिलकर जब नागरिक समाज भी मिलता है तो वो शासन कहलाता है। यानी कि उन्होंने कहा, सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नागरिक समाज की भागीदारी, हम और आप जैसे लोगों की भागीदारी नागरिक सामाजिक संगठन की ज्यादा होगी और सरकार की कम होगी। तो ये बेसिक क्या है? अंतर है। किस पर? किसका अंतर है? सरकार और शासन का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ आया होगा, ठीक है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉलिटी का, वो यहां पे जाके खत्म हो गया है, ठीक है। हम आगे इसे अब डायरेक्ट किस पे जंप करेंगे? फंडामेंटल राइट पे। यानी कि आगे की क्लासेस में हम फंडामेंटल राइट, यानी कि अपने जो आपके मूल अधिकार हैं, ठीक है, उस पर जंप करेंगे आगे की क्लासेस में। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। पूरी A to Z यूपीएससी की तैयारी हम आपको यहाँ पे फ्री कराने वाले हैं, इसी तरीके से कराने वाले हैं। अगली क्लासेस में अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हैं और इस पर आप अधिक प्यार हमें देंगे तो अगली क्लासेस में हम आपको पूरा शेयर करेंगे डिटेल में कि आपको क्लासेस की शेड्यूल क्या होंगी, किस तरह से क्लासेस चलेंगी, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, आप अपने आंसर राइटिंग जो है, उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में लिखना, ये उत्तर आप लिखकर कैसे हमें भेज सकते हैं, ये सारी जो डिटेल है वो हम अगली क्लास में जब हम फंडामेंटल राइट आएंगे शुरू करेंगे तब शुरू बताएंगे आपको। और ब्रीफ सब्जेक्ट में और जो सब्जेक्ट के होते हैं, हिस्ट्री आपके हो गया, आपकी और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, और आपका जो जीएस के अन्य पेपर हैं, चारों पेपर, और आपके ऐसे हो गए, आपके कंपलसरी पेपर हो गए, वो किस तरह से शेड्यूल होगा, कैसे आपका आपकी ओवरऑल तैयारी कराई जाएगी, वो सारी डिटेल हम देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। अगर इस वीडियो पे आप अधिक प्यार देंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्लास कैसे लगी, तो हम आगे और क्लासेस यहां पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए शेयर करते रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।